15 अक्टूबर 1986 एक ऐसा दिन जो दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के इतिहास में हमेशा के लिए काला दिन बनकर रह गया। इस दिन महज 24 साल की उम्र में मशहूर अभिनेत्री रानी पद्मिनी और उनकी मां इंद्र कुमारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह हत्या इतनी भयानक थी कि इसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। रानी पद्मिनी जो अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय के लिए जानी जाती थी, मद्रास के अन्ना नगर में अपनी मां के साथ एक किराए के बंगले में रहती थी। जब उन्हें साउथ सिनेमा में पहचान और शोहरत मिली तो उन्होंने उस बंगले को खरीदने का फैसला किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 15 अक्टूबर को जब एक ब्रोकर रानी पद्मिनी के घर बंगले को खरीदने के सिलसिले में पहुंचा तो दरवाजा नहीं खुला। जब वह वापस जाने लगा तो उसे घर से एक अजीब सी गंध आने लगी। शक के आधार पर उसने पीछे के दरवाजे से घर में प्रवेश किया और जो मंजर उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। घर के अंदर का कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। ब्रोकर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा और घटना की सूचना दी। पुलिस ने जब ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम का दरवाजा खोला तो उनके सामने एक भयानक दृश्य था। खून से लथपथ 2 लाशें एक के ऊपर एक पड़ी थी। पहली लाश रानी पद्मिनी की थी और दूसरी उनकी मां की। बाथरूम का फर्श खून से लाल हो चुका था। घटनास्थल इतना भयानक था कि पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की बजाय घर पर ही पोस्टमार्टम करवाने का फैसला किया और फिर शुरू हुई डबल मर्डर केस की पड़ताल। साल 1962 मद्रास यानी अब के चेन्नई के अन्ना नगर में एक ऐसी बेटी का जन्म हुआ जिसके नाम में ही सितारों की चमक थी, रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी की जन्म तिथि फिल्म इतिहास के पन्ने में गुम है, लेकिन उनकी कहानी आज भी रोमांच पैदा करती है। रानी पद्मिनी की मां इंद्र कुमारी एक पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनका सपना था सिनेमा का हिस्सा बनने का, लेकिन समाज की बंदिशों ने उन्हें रोक दिया। कम उम्र में शादी के बाद इंद्र कुमारी का जीवन गृहस्थी में सिमट गया। लेकिन जब उनके घर बेटी का जन्म हुआ तो उनकी उम्मीदों का एक नया दीपक जला। उन्होंने ठान लिया कि अपना अधूरा सपना वे अपनी बेटी के जरिए पूरा करेंगी। रानी पद्मिनी की आंखों में भी सपने थे, चमकदार सितारों से भरे सपने। बचपन से ही उनका दिल भी सिनेमा की रंगीन दुनिया में खोया रहता था। माँ इंद्र कुमारी बेटी के सपनों को समझती थी और उन्हें पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन भाग्य ने रानी पद्मिनी को एक झटका दे दिया। पिता का असमय निधन और परिवार की आर्थिक तंगी ने उनके सपनों को धूमिल कर दिया। लेकिन इंद्र कुमारी ने हार नहीं मानी। अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मद्रास में अपना सब कुछ बेचकर इंद्र कुमारी अपनी बेटी के साथ मुंबई आ गई। स्टूडियो के चक्कर लगाती, लोगों से मिलती, काम मांगती, लेकिन कई महीनों तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। निराशा ने इंद्र कुमारी को घेर लिया, लेकिन वह अभी तक हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेटी को लेकर मद्रास लौटने का फैसला किया। वहां उन्होंने एक बंगला किराए पर लिया और रानी पद्मिनी को हीरोइन बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आखिरकार कई महीनों की मेहनत रंग लाई। रानी पद्मिनी को 1980 की तमिल फिल्म मातृबाई नेरिल में एक छोटा सा काम मिल गया। इसके बाद धीरे धीरे उन्हें कन्नड़, तमिल और मलयाली फिल्मों में छोटे मोटे काम मिलने लगे। बचपन से ही हीरोइन का सपना देखने वाली रानी पद्मिनी न केवल अपनी खूबसूरती से बल्कि अपने दमदार अभिनय से भी लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही। छोटे मोटे रोल में भी अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरने वाली रानी को 1981 में मलयाली फिल्म कथायारी याथे में सुकुमारन और श्री विद्या जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ लीड रोल करने का मौका मिला। भले ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन रानी पद्मिनी ने अपने अभिनय की छाप छोड़ी। उन्हें लगातार कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे और 1981 में ही 19 साल की उम्र में उन्हें मलयाली स्टार मोहनलाल के साथ फिल्म थेनम व्यंबम में काम करने का मौका मिला। इसी साल रिलीज हुई फिल्म संघर्षम ने रानी पद्मिनी को स्टारडम की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। 1981 के बाद से रानी पद्मिनी साउथ सिनेमा का अभिन्न अंग बन गई। उन्हें सालाना 10 से 12 फिल्में मिलने लगी। सफलता के साथ ही रानी पद्मिनी की जरूरतें और लग्जरी जीवन शैली की चाहत भी बढ़ने लगी। 80 के दशक में उन्होंने 7 लाख रुपए की निसान कार खरीदी, जो उस समय मद्रास शहर में
बहुत ही कम लोगों के पास हुआ करती थी। बढ़ती जरूरतों और काम के बोझ को कम करने के लिए रानी पद्मिनी की मां ने घर में नौकर चाकर रखने का फैसला किया। उन्होंने अखबार में नौकरी के लिए विज्ञापन दिया, जो उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ। यह विज्ञापन उनकी हत्या की साजिश का बुलावा बन गया। अखबार में इश्तिहार निकलते ही रानी पद्मिनी के घर के चक्कर काटने वालों की तादाद बढ़ गई। रानी ने 3 लोगों को काम पर रख लिया। जपराज को ड्राइवर, लक्ष्मी नरसिम्हा को वॉचमैन और गणेशन को कुक। लेकिन जल्दबाजी में रानी ने किसी का भी पिछला रिकॉर्ड नहीं चेक किया और यही उनकी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जपराज एक कुशल ड्राइवर था, लेकिन उसका एक काला अतीत भी था। वह 1 महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ था, जहां उसे कार चोरी के आरोप में 1 साल की सजा काटनी पड़ी थी। वॉचमैन लक्ष्मी नरसिम्हा उसका पुराना साथी था। जपराज के लिए रानी पद्मिनी के घर चोरी करना आसान था। वॉचमैन उसका दोस्त था और घर में सिर्फ रानी और उनकी मां रहती थी। कोई पुरुष नहीं होने से जपराज के लिए चोरी करना और भी आसान हो गया। वह रानी की कार चलाते हुए चोरी की साजिश रचता रहता था। रानी पद्मिनी ने समय के साथ मलयाली, तमिल फिल्मों के साथ साथ तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा में भी जबरदस्त पहचान हासिल की। 1983 में उनकी 9 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 1984 में यह संख्या 12 तक पहुंच गई। उनकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ उनकी फीस भी बढ़ने लगी। फिल्मों के लिए उन्हें लाखों रुपए दिए जाते थे और फिर उन्हें मिली उनकी पहली हिंदी फिल्म प्रेम संदेश। सचिन पिलगावंकर और आशा पारेख जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका रानी के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरू हुई। रानी और उनकी मां इंद्र कुमारी अपना घर नौकरों के भरोसे छोड़कर मुंबई रवाना हो गई। रानी पद्मिनी फिल्म प्रेम संदेश की शूटिंग पूरी करके घर लौटी तो उन्हें एक बड़ा झटका लगा। मकान मालिक ने उन्हें बताया कि वे घर बेचना चाहते हैं। रानी पद्मिनी खुद भी एक नए घर की तलाश में थी, इसीलिए उन्होंने तुरंत वो घर खरीदने का फैसला किया। उन्होंने ब्रोकर प्रसाद को संपर्क किया, जिसने उन्हें वो घर ढूंढने में मदद की थी। प्रसाद ने घर खरीदने की सारी व्यवस्था कर दी। लेकिन रानी पद्मिनी के घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक दिन उनकी मां इंद्र कुमारी और ड्राइवर जपराज के बीच तीखी बहस हो गई। बहस के दौरान इंद्र कुमारी ने जपराज को थप्पड़ मारा और उसे काम से निकालने की धमकी दी। यह अपमान जपराज को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बदला लेने की ठान ली। रानी पद्मिनी ने फाइनल डील के लिए प्रसाद को घर बुलाया। इस मीटिंग में रानी पद्मिनी का ड्राइवर जपराज भी मौजूद था। मीटिंग के दौरान रानी पद्मिनी ने बताया कि वे घर की डील के लिए 15 लाख रुपए नकद देंगी। यह सुनते ही जपराज का दिमाग लालच से भर गया। उसे पता चल गया कि घर में बड़ी रकम और गहने मौजूद हैं। जपराज पहले ही रानी पद्मिनी से नाराज था, क्योंकि रानी ने उसकी बेइज्जती की थी। बदले की आग में जल रहा जपराज ने रानी पद्मिनी और उसकी मां की हत्या करने की योजना बनाई। जपराज ने अपने इस साजिश में वॉचमैन और कुक को भी शामिल कर लिया। 15 अक्टूबर 1986 की रात, चांदनी की रात की मधुरता में एक भयानक त्रासदी घट रही थी। रानी पद्मिनी अपनी मां के साथ शराब का आनंद ले रही थी। देर रात रानी पद्मिनी कुछ सामान लेने के लिए किचन में गई और तभी उनके जीवन का दीपक बुझ गया। उनकी मां इंद्र कुमारी, जो रानी पद्मिनी के कमरे में अकेली थीं, पर 3 नौकरों ने चाकू से हमला कर दिया। ड्राइवर जपराज, कुक गणेशन और वॉचमैन लक्ष्मी नरसिम्हा ने बेरहमी से इंद्र कुमारी को मौत के घाट उतार दिया। रानी पद्मिनी किचन से भागती हुई आई और अपनी मां को खून से लथपथ देखकर स्तब्ध रह गई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, तीनों नौकरों ने उन पर भी हमला कर दिया। 12 चाकू के वार से रानी पद्मिनी भी इस क्रूर दुनिया को अलविदा कह गई। हत्या के बाद तीनों नौकर 5 लाख रुपए नगद और घर का हर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। अगले दिन ड्राइवर जपराज एक महिला के साथ घर लौटा और 6 घंटे बिताने के बाद फिर से चला गया। उसने महिला को बताया कि रानी पद्मिनी और उसकी मां शहर से बाहर हैं। वो अक्सर शूटिंग के सिलसिले में घर से बाहर रहती थीं, तो उनका नजर न आना किसी को नहीं खटका। 4 दिन बाद तय की गई तारीख पर दोपहर करीब 3:30 बजे ब्रोकर प्रसाद अपने दोस्त के साथ रानी पद्मिनी से पैसे लेने उनके घर पहुंचा। कई बार डोरबेल बजाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो प्रसाद लौटने लगा,
लेकिन तभी उसे घर से आती एक तेज दुर्गंध महसूस हुई। प्रसाद को अनहोनी का एहसास हुआ। उसने घर के पीछे की तरफ जाकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो कमरे का हाल देखकर उसकी रूह कांप उठी। पूरा सामान तितर बितर बिखरा पड़ा था और आ रही दुर्गंध से वहाँ खड़े रह पाना मुश्किल था। डर और घबराहट में प्रसाद सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस ने तलाशी शुरू की, खून के निशान कमरे में बिखरे हुए थे जो बाथरूम की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस अधिकारी और प्रसाद तनाव में थे। उन्होंने बाथरूम का दरवाजा धीरे से खोला और जो उन्होंने देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। बाथरूम में 2 लाशें खून से सनी हुई, एक के ऊपर एक पड़ी सड़ रही थी। हवा में दुर्गंध फैल रही थी। प्रसाद और उनकी टीम स्तब्ध थे। लाशों की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अस्पताल ले जाना असंभव था। इसके बाद पोस्टमार्टम करने वाली टीम को घर बुलाया गया। बाथरूम में ही पोस्टमार्टम किया गया, जो एक भयानक अनुभव था। लेकिन इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह रहा कि एम्बुलेंस की कमी के कारण पुलिस को दोनों लाशों को पन्नी में लपेटकर कार की डिग्गी में रखकर अस्पताल ले जाना पड़ा। अखबारों में मर्डर की खबर आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद परिवार या इंडस्ट्री का कोई शख्स उनके शव लेने नहीं पहुंचा। आखिरकार मलयाली चलचित्र परिषद के रिप्रेजेंटेटिव और एक्टर मोहन ने इंसानियत के तौर पर पुलिस से दोनों लाशों की जिम्मेदारी लेने की अपील की। पुलिस की रजामंदी के बाद मोहन ने ही फिल्म परिषद में दोनों लाशों का अंतिम संस्कार करवाया। अंतिम संस्कार में रानी पद्मिनी के मामा भी शामिल हुए थे, क्योंकि उन्हें दोनों की हत्या की खबर अखबारों के जरिए देर से मिली थी। रानी पद्मिनी हत्याकांड की जांच में पुलिस ने पाया कि घर का हर जरूरी सामान और उनकी लग्जरी निसान कार भी गायब थी। यह एक अहम कड़ी साबित हुई। पुलिस ने कार को ट्रेस किया और 1 हफ्ते के अंदर ही 30 साल के ड्राइवर जपराज और 33 साल के लक्ष्मी नरसिम्हा को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 30 साल का उनका तीसरा साथी कुक गणेशन भी कुछ दिनों बाद पकड़ा गया। एक हाई प्रोफाइल डबल मर्डर केस जिसमें तीनों हत्यारों को कत्ल के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन केस ने एक अजीबोगरीब मोड़ ले लिया। डिस्ट्रिक्ट जज ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कठोर सजा सुनाई, लेकिन हाईकोर्ट ने बाद में इसे बदलकर उम्र कैद कर दिया। साल 2017 में इस मामले की आखिरी सुनवाई हुई। वॉचमैन लक्ष्मी नरसिम्हा को बरी कर दिया गया, जबकि मुख्य आरोपी जपराज की जेल में ही मौत हो गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तीसरा आरोपी सालों पहले जेल से भाग चुका था और उसे आज तक पकड़ा नहीं जा सका है। रानी पद्मिनी का सपना सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं था। वो हिंदी सिनेमा में नाम कमाना चाहती थी, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना चाहती थी और ये सपना साकार होने को था। मौत के चंद महीनों पहले ही उन्हें सचिन पिलगावंकर और आशा पारेख के साथ हिंदी फिल्म प्रेम संदेश मिली। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी, बस रिलीज का इंतजार था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रानी पद्मिनी और उनकी माँ इस फिल्म को देखने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गई। फिल्म को रानी पद्मिनी की मौत के 2 साल बाद 1988 में रिलीज किया गया। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन रानी पद्मिनी का अभिनय दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी जब हम रानी पद्मिनी को याद करते हैं तो उनके अभिनय के साथ साथ उनके सपनों का भी ख्याल आता है। वो सपने जो कभी पूरे नहीं हो पाए, लेकिन रानी पद्मिनी ने जो भी काम किया वो हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उनकी प्रतिभा और खूबसूरती हमेशा याद की जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्सों को जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।